हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हमारा 12th चैप्टर करेंगे। हमारा 12th चैप्टर है अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस 1। तो ये अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस 1 एंड 2 है, ये चैप्टर 12th एंड चैप्टर 13। तो अब हमारा अभी है चैप्टर नंबर 12 अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस। तो अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस में पढ़ेंगे सारा कुछ। तो पहले अंडरराइटिंग की एक इंट्रोडक्शन दी है। कहते हैं ये जो टर्म है अंडरराइटिंग, कहते हैं वो ये ब्रॉड कैटेगरी है, एक बताती है किसके बारे में, प्रिंसिपल के बारे में बताती है और प्रैक्टिसेस के बारे में बताती है जो इंश्योरेंस कंपनी अडॉप्ट करती है अपने बिजनेस में और बिजनेस को साउंड साइंटिफिक लाइंस बनाने में। मीन्स के जो बिजनेस चल रहा है प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है, कि कैसे है, तो वो अंडरराइटिंग कहते हैं एक वर्ड है जिससे एक पता लगता है कि हाँ जी ये भी प्रिंसिपल बताए जा रहे हैं या प्रैक्टिस बताई जा रही है इंश्योरेंस कंपनी की जो इसने अडॉप्ट किया है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। और उसका कहते हैं लाइंस टू प्रोड्यूस रीजनेबल प्रॉफिट एंड ऑपरेशंस। और साउंड बिजनेस क्यों चला रहे हैं वो कि हाँ एंड ऑफ द डे तो प्रॉफिट ही चाहिए ना सबको, तो प्रॉफिट और प्रॉपर ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसमें हमारा क्या है, कहते हैं अल्टीमेट अंडरराइटिंग ऑब्जेक्टिव आर टू प्रोड्यूस अ वेल स्प्रेड एंड अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द प्रीमियम इनकम। तो कहते हैं ठीक है अंडरराइटिंग तो सब जब ऐसे है कि सब काम ही देखो पैसे पे होते हैं, ठीक है, हर एक कोई पैसा कमाना चाहता है, तो वो भी है। तो अंडरराइटिंग का तो वही ऑब्जेक्टिव है, कहते हैं एक स्प्रेड बिजनेस हो, लार्ज वॉल्यूम का हो, प्रीमियम इनकम हो और जो उनकी प्रोग्रेस है ना वो मेंटेन रहे और उनकी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़े, ठीक है। हाँ, बढ़ने के साथ क्या है, कहते हैं क्वालिटी भी ना बिगड़े, तो क्वालिटी ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस वो कहते प्रॉपर रहे। अभी क्वालिटी कैसे मेंटेन रहेगी उन्होंने बताया, कहते क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी और प्रॉफिट कहते में कैसे, मतलब क्वालिटी के साथ कैसे प्रॉफिट रहेगा, तो वो रहेगा प्रॉपर रेटिंग एंड केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द रिस्क एक्सेप्टेंस। पहले अंडरराइटिंग प्रॉपर रेटिंग करेगा तो तभी उसको अच्छा बिजनेस मिलेगा, है ना। और जो रिस्क है, मानो रिस्क भी केयरफुल सेलेक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो उसके बाद ही वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। ऐसे नहीं कि मानो उसने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया और उसको मानो क्लेम पे करना पड़ गया तो उसको तो एंड ऑफ द लॉस हो गया ना। तो इसलिए अंडरराइटिंग क्या करता है, अंडरराइटर तो अच्छे से देखेगा, रेटिंग देखेगा, रिस्क के अकॉर्डिंग रेटिंग देखेगा, इम्पोजिशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सब स्टैंडर्ड रिस्क एक्सेट्रा। अगर मानो कुछ ऐसा रिस्क है तो उसमें टर्म एंड इम्पोजिशन करेगा, इम्पोज करेगा, टर्म्स मीन्स लगा देगा टर्म एंड कंडीशंस को, जैसे एक्सक्लूशन कर देगा या सब स्टैंडर्ड रिस्क पे उसको अंडरराइटिंग कर देगा। तो एंड ऑफ द डे क्या है, कहते हैं इवेंचुअली थ्रू कंट्रोल ओवर द क्लेम प्रोसेसिंग, की एंड ऑफ द डे क्लेम प्रोसेसिंग पे कंट्रोल रहे और उनको क्या रहे, प्रीमियम इनकम मीन्स कि उनकी प्रोग्रेस हो, ठीक है। तो यही है इसका फंडा, ठीक है, अंडरराइट। थर्ड पॉइंट है हमारा वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द अंडरराइटिंग। अभी मेन फंक्शन क्या है, कहते हैं वो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट, जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है अंडरराइटर वो बनाता है, उसको ड्राफ्ट करता है, पॉलिसी फॉर्म ड्राफ्ट करता है, मतलब मीन्स के पॉलिसी बनाता है। और जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो टैरिफ रिलेटेड क्लासेस होती हैं, ठीक है, वो अंडर द टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, मतलब जो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी ने जो पॉलिसी वर्डिंग डिस्क्राइब की है, रेटिंग डिस्क्राइब की है, उसके अकॉर्डिंग होता है जो टैरिफ क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस होती है। और जो नॉन टैरिफ क्लासेस होती हैं, कहते हैं उनके लिए उनकी अपनी पॉलिसी वर्डिंग होती है, जैसे इसमें लिखा है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में क्या है, कहते हैं जो ज़्यादातर इंश्योरेंस की क्लासेस हैं, चाहे वो टैरिफ है चाहे नॉन टैरिफ है, तो जो पॉलिसी फॉर्म है उसमें यूज़ किया जाता है, यूज्ड इज़ ऑन द शेड्यूल बेसिस, तो वो शेड्यूल बेसिस होता है। तो जो भी इंडिविजुअल डिटेल रहती है, पढ़ के पर्टिकुलर रहता है, कितना प्रीमियम है, वो सब कुछ उसमें दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमारी पॉलिसी फॉर्म है ना, तो जब जो कुछ भी है उसमें तो वो चीज़ें हैं, ठीक है, दिए जाती हैं। तो जो शेड्यूल टाइप ऑफ द पॉलिसी में भी डिवाइड इनटू सर्टन डिस्टिंक्शन सेक्शंस। जो शेड्यूल टाइप की पॉलिसी है वो कहते हैं डिस्टिंक्शंस मीन्स अलग अलग सेक्शन वाइज है सेक्शन वाइज हैं। तो फर्स्ट है हेडिंग, प्रीमेबल, रेसिटियल क्लोज, ऑपरेटिव क्लोज। तो ये जो कुछ पॉइंट है ये वाले हमने दूसरी बुक्स में भी पढ़े हैं। अगर आप जैसे हम सर्वेयर के लिए दे रहे हैं तो हमने ना पढ़ा होते हैं, उसमें IC 72 में रेसिटियल क्लोज हो गया और ऑपरेटिव क्लोज, तो ये सेम है उसका IC 72 का, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग है क्लियर। तो हेडिंग में क्या होता है, ऊपर दिया होता है ना इंश्योरेंस कंपनी का नाम बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है, कुछ भी कंपनी है, द नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया होगी, बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस होगी, कोटक महिंद्रा, जो भी है,
ठीक है, तो उसका ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा हो तो वो हेडिंग होगी। अभी प्रीमेबल क्या है? प्रीमेबल, इसको रेसिटियल क्लोज को देखो प्रीमेबल भी बोला हुआ है। वहाँ में IC 72 में सिर्फ रेसिटियल क्लोज लिखा हुआ था, ठीक है, बट हम अभी भी याद, इसको फिर भी याद करेंगे कि जो रेसिटियल क्लोज और प्रीमेबल सेम है। अभी प्रीमेबल में होता क्या है? दिस सेक्शन इंट्रोड्यूस और रिसाइट्स, ये एक पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि हाँ जी जो रेसिटियल क्लोज है वो बताता है कि हाँ जी ये एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। एक पार्टी है इंश्योरर, जो इंश्योरेंस कंपनी है, दूसरी है इंश्योर्ड, ठीक है। इसमें और प्रीमियम की अमाउंट वगैरह ये सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है भी। हाँ जी, प्रीमियम जो इंश्योर्ड है उसने प्रीमियम पे किया एज ए कंसिडरेशन, ठीक है, प्रीमियम को हम कंसिडरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं सब कुछ ना अंडर, जैसे विद अकॉर्डेंस, जैसे इंश्योरेंस एक्ट 1938 में दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ इसमें लिखा जाता है। और साथ में ना ये भी एक लिखा जाता है कि हाँ जी अगर आपका प्रीमियम पे नहीं है तो आपको कोई लॉस कवर नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ डिटेल एक तरह से उसमें कॉन्ट्रैक्ट का समझौता है कि हाँ जी अगर आपने पैसे पे किए हैं तो क्लेम मिलेगा, अगर नहीं किया तो नहीं किया, तो वो हमारा नहीं किया प्रीमियम पे तो क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो वो ये मतलब ऐसे कुछ होती हैं जो रेसिटल क्लोज में वो चीज़ें आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ऑपरेटिव क्लोज और इंश्योरिंग क्लोज, ठीक है, तो उसको रखना है याद। ऑपरेटिव क्लोज को इंश्योरिंग क्लोज कहते हैं और रेसिटियल क्लोज को प्रीमेबल, ठीक है। अभी ऑपरेटिव क्लोज क्या है? ऑपरेटिव क्लोज में बाकी सारी डिटेल आएगी, ठीक है भी, कौन सी पैरल कवर है, ठीक है, और कितनी पेमेंट लायबल रहेगा, सम इंश्योर्ड वगैरह की डिटेल रहेगी इसमें, ठीक है, और कौन से पैरल हैं जो कवर हैं और कौन से एक्सक्लूड हैं, तो ये सब कुछ ऑपरेटिव क्लोज में डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ होती है जो ऑपरेटिव क्लोज है ना, प्राइवेट कार में ऐसा होता है कि अलग अलग उसमें सेक्शन दिए होते हैं, शेड्यूल दिए होते हैं, अलग अलग सेक्शन। जैसे कहते हैं एग्जाम्पशन के लिए देयर में बी एक्सेप्शंस, देयर में बी एक्सेप्शन ईच सेक्शन फॉलोड बाय द जर्नल एक्सेप्शंस एप्लीकेबल टू द होल पॉलिसी। तो अलग अलग पॉलिसी के लिए अलग अलग कुछ सेक्शन दिए हुए है ना, प्राइवेट के लिए अलग है, कमर्शियल के लिए अलग, तो जैसे जैसे उनके अकॉर्डिंग सेक्शंस हैं। और कहते हैं ये जो ऑपरेटिव क्लोज है वो प्रोवाइड करता है कि हाँ जी जो इंश्योरर है वो अंडरटेक करेगा, जो भी क्लेम या लॉस रहेगा इंश्योर्ड का उसको कवर करेगा, उसकी टर्म एंड उसमें टर्म एंड ऑपरेटिव में ही ये सब कुछ बताया जाएगा। टर्म हो गया, एक्सेप्शंस हो गया, कंडीशंस हो गया, या उसमें क्या एंडोर्समेंट एंडोर्स्ड है, मतलब जो कुछ भी है डिटेल्ड वो सब कुछ ऑपरेटिव क्लोज में आ गया, ठीक है। और सम इंश्योर्ड भी है इसमें, ठीक है, तो ये चीज़ें रहेगी। और सम इंश्योर्ड क्या होता है? जो कितना मैक्सिमम पेबल होता है ना, IDV, ठीक है, मोटर हमें IDV बोल देते हैं ना, इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू, तो वैसा। अभी शेड्यूल आ गया यहाँ पे। शेड्यूल का एक टाइप कहता है, टाइप रिटर्न होता है एक, मतलब ऑटोमेटिक नहीं बोलेंगे, हम कह सकते हैं कि हाँ जी वो एक तरह से ना पहले ही डिसाइडेड किए हुए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो टाइप किए जाते हैं एक तरह से। जैसे नाम हो गया, एड्रेस हो गया इंश्योर्ड का। जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर होता है जिसकी हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी डिटेल रहेगी। हम गाड़ी की करवा रहे हैं, गाड़ी का नंबर, इंजन नंबर, चैसी नंबर, तो वो सारा शेड्यूल में आ गया। ये लिखा है अटेस्टेशन और सिग्नेचर क्लोज। तो अटेस्ट करती है पॉलिसी, जो जिस ऑफिस से पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी की साइन होगा, स्टैंप होगी, ठीक है, उस सिग्नेचर के साइन और इंश्योरर के साइन होंगे, तो वो वैसा। अभी तो देखो कोई साइन नहीं करता पॉलिसी में, ये पहले था होता कि हाँ जी ये अटेस्टेशन या सिग्नेचर क्लोज कि हाँ पहले साइन होते थे, बट अभी क्या है, डिजिटल साइंड है, ठीक है। ओके, कंडीशंस, तो एक कंडीशन वाला कॉलम है, सारी रहेगी कि हाँ जी कौन सी कंडीशन है उसमें, ठीक है, तो वो चीज़ें कौन सी कंडीशंस हैं। फिर जैसे इन्होंने कुछ बताया है, कहते जैसे गुड फेथ हो गया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में हो गया, सब्जेक्ट मैटर, एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, तो ऐसी हैं। और भी कहते हैं और प्रिंसिपल डिस्क्राइब किए जाएंगे उसमें, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल हो गए, कुछ प्रैक्टिसेस होगी, और कुछ उसमें ना कंडीशंस में ये तो रिपीटेड ये चीज़ें हैं ना भी, प्रिंसिपल हो गए, कंडीशंस हो गए, और कुछ कहते हैं लॉज प्रोसीजर्स होंगे कि हाँ क्लेम कैसे लेना है उसके बारे में भी हो सकता है। जैसे फुल पॉलिसी होती है ना, अभी तो क्या करते हैं, जो एक पेज निकाल के दे देते हैं ना जिसमें सिर्फ शेड्यूल रहता है, बट फुल पॉलिसी में क्या आता है, पॉलिसी वर्डिंग भी अटैच होती है, कंडीशंस भी होती है,
एक्सेट्रा है ना। तो जैसे थर्ड पार्टी के में बताया जाता है, आर्बिट्रेशन के बारे में भी बताया जाता है कि हाँ आर्बिट्रेशन के थ्रू डिस्प्यूट है, झगड़ा है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, अगर पॉलिसी कैंसिल करनी है तो उसको कैसे होगी, या जो कंपनी पॉलिसी कैसे कैंसिल कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है, ऑलमोस्ट उसमें। तो हमारे इसी ऑपरेटिव क्लोज में ये अलग अलग है ना। हमारा पहले हमने पढ़ा था, एक बार ये रिवाइज करते हैं। हमने पहला पढ़ा था पहले रेसिटियल क्लोज। रेसिटियल क्लोज को और क्या बोला जाता है, प्रेमेबल। तो नेक्स्ट था ऑपरेटिव क्लोज, ठीक है, ऑपरेटिव क्लोज का इंश्योरिंग क्लोज, ठीक है। देन हमारा आ गया था शेड्यूल। शेड्यूल के बाद अटेस्टेशन एंड सिग्नेचर कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा स्पेसिफाइड पैरल्स वर्सेस ऑल रिस्क। स्पेसिफाइड पैरल क्या है, पैरल क्या होता है, कॉज ऑफ लॉस। पैरल हमारा क्या होता है, कॉज ऑफ लॉस। तो पैरल हमारा कॉज ऑफ लॉस है, यानी लॉस का कारण। तो कहते हैं वो स्पेसिफाइड, यानी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या ऑल रिस्क, या सारे रिस्क भी कवर होते हैं। तो वही है, कहते हैं जो मेजोरिटी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो उसमें स्पेसिफाइड पैरल होते हैं। जैसे क्या इन्होंने एग्जांपल देती है कि फायर के लिए हो गया, फायर हो गया, फायर पॉलिसी में कुछ पैरल कवर होते हैं, जैसे फायर, लाइटनिंग एक्सेट्रा। और कुछ में कहते हैं ऑल रिस्क कवर होते हैं। ऑल रिस्क की एग्जांपल ये कहते हैं कवर्ड आर द स्पेसिफाइड बोथ टाइप्स ऑफ पॉलिसी कंटेनिंग एक्सक्लूशंस। जो भी है, मतलब एक में तो कहते हैं एक स्पेसिफाइड कवर होता है और दूसरे में कुछ और भी लॉस कवर हो जाते हैं, मोटा बात है। ये हमें वही चीज़ें जो हमें पता है ना थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो कहते सम पॉलिसीज आर कॉम्प्रीहेंसिव। कहते कुछ पॉलिसी ना कॉम्प्रीहेंसिव बेसिस होती है। कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी कैसी होती है, कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी में होता क्या है, तो हमारा कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी कहते हैं कॉम्बिनेशन होती है पैकेज। वो एक पैकेज पॉलिसी होती है एक तरह से, और कॉम्बिनेशन होती है दो तीन प्रोडक्ट का एक साथ, ठीक है, इन वन पॉलिसी। कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवर इन वन पॉलिसी। जैसे कहते हैं एक पैकेज पॉलिसी है जो ना ओडी भी दे रही है, ठीक है, और थर्ड पार्टी भी कवर है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी भी कवर है, ठीक है, डैमेज टू द व्हीकल भी कवर है। ये हमारा ओडी हो गया, ऑन डैमेज, एंड ये टीपी हो गया, तो टीपी भी कवर है। तो हमारी क्या हुई, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। और कुछ है, ये कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, अलग अलग पॉलिसी कहते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में इकट्ठी हो जाए तो वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव है। जैसे शॉपकीपर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, ठीक है, शॉपकीपर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कहते फायर इंक्लूड होती है, बर्गलरी, फील्डिटी, गारंटी, पैडल साइकिल। ये बर्गलरी हो गया, फील्डिटी, गारंटी, पैडल साइकिल, ये अलग अलग है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट में इनको इकट्ठा कर दिया, तो ये क्या बन गया, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो दो कंडीशन आ गई, तो ये भी पूछा भी जा सकता है, ठीक है। मे बी वो एग्जांपल देके, ये तो इसका तो पता है ना हमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होती है, बट ये भी ऐसी पॉलिसी होती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवर को इकट्ठा कर दिया, कॉम्प्रिहेंसिव, ये हमें पता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी को इकट्ठा कर दिया वन कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, तो वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कहते जो अभी पैरल है, जो प्रैक्टिस ऑफ द वेरियस रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ पैरल, ये डेफिनेशन के बारे में छोटा सा ये बताया है कि डेफिनेशन है ना, जो जैसे डेफिनेशन बोल रही है कि फायर पॉलिसी है तो फायर तो कवर होगी एक, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि हाँ जैसी उसकी डेफिनेशन है तो उसका मीनिंग कि वही चीज़ कवर है, ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कहते वो स्पेसिफिकेशन होती है उसमें, अगर फायर है तो फायर भी कवर होगी और कुछ और उसमें भी कवर होंगे लॉसेस, ठीक है। अभी बर्गलरी है, कहते हैं बिजनेस प्रीमिसेस पॉलिसी में, तो बर्गलरी का मीनिंग, हम जो बर्गलरी का मीनिंग होता है तो वो वैसा नहीं होता, तो कहते मीनिंग डिफरेंट होता है, यानी कि डेफिनेशन अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं है। क्या नहीं, नहीं ये सब रूल्स है ना, ये हम उसमें पढ़ेंगे चैप्टर 17 में, ठीक है। ये कुछ, चलो जब 17 आएगा तो अब देखेंगे, फिर याद हम करेंगे डिस्कस। तो अभी आ गया कवरेज एंड एक्सक्लूशन अंडर द वेरियस पॉलिसी इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ हैज़ बीन डेल्ट इन द चैप्टर। ये कहते हैं हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हमने 3 से लेके 6 चैप्टर 3 से लेके 6 तक यही पढ़ा है कि जो कौन से कवरेज होती हैं, एक्सक्लूशन होती है, कंडीशंस क्या होती है, ये हमने पढ़ लिया 3 से 6 तक, ठीक है। देन हमारा आ गया अच्छा, जो कहते जो एक्सक्लूशंस होती हैं, ठीक है, ये सोच समझ के बनाई जाती हैं, जो भी होते हैं ना, तो कुछ नोट्स दिए हैं आगे एक्सक्लूशंस के बारे में, तो वो इसके बारे में बताया है। तो हमारा नेक्स्ट है एक्सक्लूशंस क्या है अभी, है ना। तो कहते हैं ये ना एक स्टैंडर्ड जैसे इंश्योरेंस है, एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बनाती है कि एक ऐसे तरीके से डिज़ाइन करती है इंश्योरेंस को कि हाँ सबको सब कुछ कवर हो उनका, ठीक है, जो वो चाहते हैं। एक नॉर्मल कवरेज प्रोवाइड करवाती है मिनिमम कवर के साथ,
ठीक है। और मिनिमम कवर होता है तो उसका प्राइस भी मिनिमम होता है, तो प्राइस भी उसका रीज़नेबल होता है। इसलिए क्या है, कहते हैं जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है मीन्स कि एक सिंपल पॉलिसी, तो कहते हैं उसके उसमें कुछ वेरियस एक्सक्लूशंस होते हैं, कुछ पैरल की होगी, लॉज की होगी, किसी प्रॉपर्टी की होगी स्पेशल, यानी कि प्रॉपर्टी ही निकाल दी जाती है कि हाँ जी ये एक्सक्लूड है, या कई बार ड्राइवर भी एक्सक्लूड होता है ना, मोटर इंश्योरेंस में हम पढ़ते हैं जैसे। तो वैसे वैसे कहते हैं एक स्टैंडर्ड पॉलिसी में भी वो क्या करते हैं कि एक्सक्लूड कर देते हैं चीज़ें। तो क्यों करते हैं, क्यों, पहला इनका ये कहना है कि हाँ जी नॉर्मल कवरेज प्रोवाइड करवाने के लिए, या टिपिकल या एवरेज इंश्योर्ड को, मानो नॉर्मल इंश्योर्ड है उसको एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए भी नहीं, ठीक है, तो वो एवरेज है उसको एवरेज कवरेज चाहिए, इसीलिए ऐसा किया जाता है, स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाई जाती है। दूसरा एग्जांपल दिए हम, कहते पर्सनल एक्सीडेंट कवर है तो मेडिकल एक्सपेंसेस कवर नहीं होते, बट हम इसको मेडिकल एक्सपेंसेस को एडिशनल ऐड करवा सकते हैं। तो अभी जो पर्सनल एक्सीडेंट था पीए था वो हमारा स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंसेस हमने अलग से ऐड करवा लिए, और ये मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सक्लूजन होगी पीए में। अंडर अ फायर पॉलिसी, जब भी फायर पॉलिसीज़ की बात करें, कहते कुछ एक्सक्लूशंस हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, ये सब हो गया, तो ये सारे हम एक्स्ट्रा प्रीमियम देके कवर करवा सकते हैं, बट पहले स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी में ये चीज़ें कवर नहीं है। सेकंड पॉइंट कहते हैं कुछ लॉसेस हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कैसे जैसे जिसका नेचर जैसे कैटास्ट्रॉफिक है। कैटास्ट्रॉफिक क्या होता है, एक इवेंट आता है और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वैसा कुछ ऐसा कैटास्ट्रॉफिक इसको कैटास्ट्रॉफिक रिस्क हो गया जो कहते हैं एक्सक्लूड किया जाता है एक्सक्लूशंस में। बट ये भी फिर भी वही है कि हम इसको ऐड ऑन, ये अब पढ़ लेना, इसको हम ऐड ऑन मतलब करके मीन्स एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के उसको कवर करवा सकते हैं। हर एक चीज़ देखो, हर एक चीज़ जो एक्सक्लूड की जाती है वो स्टैंडर्ड पॉलिसी से एक्सक्लूड की जाती है, बट उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ऐड ऑन कवर करवा सकते हैं, तो सब पे ये लिखा है, ठीक है। देन आ गया प्रिसाइज। अच्छा, बिल्कुल सही, कहते प्रिसाइज डिफाइन के लिए, क्लैरिफाई के लिए स्कोप ऑफ द कवर। एक्सक्लूशन क्यों दी जाती है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए पॉलिसी में, उसका स्कोप कवर बताने के लिए कि हाँ जी जो आपकी पॉलिसी है सिर्फ ये पॉइंट कवर करती है, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं कवर करेगी। तो वो एक्सक्लूशन क्या डिफाइंड करेगी कि हाँ जी क्या चीज़ कवर है, क्या चीज़ नहीं कवर है। तो यही चीज़ अभी कहता है, अगर मानो ये चीज़ नहीं लिखी हुई तो डिस्प्यूट होंगे, झगड़े होंगे, बाद में कहेंगे कि हाँ जी ये चीज़ कवर करो, इंश्योर्ड तो बोलेगा क्योंकि उसका नुकसान हुआ है, उसने इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब एक्सक्लूशन दी जाती है तो वो इसलिए दी जाती है कि हाँ जी ये एक और कारण है कि किस लिए, कि जो डिस्प्यूट हो, जब क्लेम का टाइम आए, ठीक है, जब लॉस का टाइम आए तो कोई डिस्प्यूट ना हो। एग्जांपल दिए, कहते एक फायर पॉलिसी है, वो उसमें ना स्पॉन्टेनियस कंबशन है, कुछ अपने आप आग लग जाना या कुछ ऐसा स्पॉन्टेनियस कंबशन है, वो एक्सक्लूड किया जाता है। तो वो एक्सक्लूड, जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है वो एक्सक्लूड किया जाता है, बट इसको हम ऐड ऑन कवर करवा सकते हैं, ठीक है। कि हाँ अगर मान लो पहला बंदा कहे कि हाँ जी अपने आप खुद स्पॉन्टेनियस कंबशन हो गया, तो वो कहेगा जी आप तो कवर करो इसमें है, बट अगर एक्सक्लूशन लिखी हुई है तो वो जो इंश्योरर है तो वो दिखा देगा कि हाँ जी यहाँ पे देखो स्पॉन्टेनियस कंबशन एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं वो डिस्प्यूट को ख़त्म कर देता है एक तरह से एक्सक्लूशन वर्डिंग, ठीक है। एक्सक्लूड रिस्क विच में एक्सेप्टेड आफ्टर ऑब्टेनिंग। अच्छा, कुछ लॉसेस ऐसे हैं जो जो रिस्क हैं, ठीक है, जो रिस्क ऐसे हैं जिसको प्रॉपर अरेंजमेंट के बाद ही इंस्पेक्ट किया जाता है, और इंस्पेक्शन किए जाते हैं, उसके इंस्पेक्शन के बाद ही उसको कवर किया जाता है। जैसे पोल्यूशन लाइबिलिटी कवर है, तो वो एक इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद ही उसको पोल्यूशन लाइबिलिटी अंडर द पब्लिक एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी उसको कवर किया जाएगा, ठीक है। अभी कुछ लॉसेस हैं वो एक्सक्लूड किए जाते हैं कुछ पॉलिसीज़ में, ठीक है। क्यों, कहते कुछ डुप्लीफिकेशन भी ना हो। डुप्लीफिकेशन कैसे, एक बार इसको फिर बताता हूँ कि कुछ लॉस पॉलिसी में, कुछ लॉस एक्सक्लूड किए जाते हैं, डुप्लीफिकेशन ना हो। डुप्लीकेशन मीन्स एक कवरेज दो बारी ना मिले, ठीक है, इसीलिए। और मानो दो बारी लिया तो मतलब वो बंदा दो बार प्रीमियम पे कर रहा है उसी चीज़ का, तो वो चीज़ ना हो। जैसे कहते हैं जनरल पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी, वो एक्सक्लूड की जाती है जब आपके पास मोटर व्हीकल पॉलिसी है, क्योंकि कहते हैं मोटर थर्ड पार्टी में ये ऑलरेडी कवरेज है। और सिमिलरली कहते हैं प्लेट ग्लास कवर नहीं होता जो फायर पॉलिसी में, ठीक है। प्लेट ग्लास डज नॉट कवर फायर बाय द फायर। अच्छा,
कहते हैं जो आग के कारण प्लेट ग्लास या डैमेज, आग के कारण फायर की वजह से प्लेट ग्लास ख़राब हो गया, ठीक है, तो कहते हैं वो चीज़ कवर नहीं होती, तो क्या कहते हैं वो जो स्टैंडर्ड फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें ऑटोमेटिकली कवर होती है, तो वो भी नहीं दिया जाता, ठीक है। तो मशीनरी ब्रेकडाउन का भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो फायर एंड एल्ड पैरल एक्सक्लूडेड अंडर मशीनरी ब्रेकडाउन पॉलिसी बिकॉज दे आर कवर्ड अंडर द फायर पॉलिसी, क्योंकि ऑलरेडी कहते हैं वो फायर पॉलिसी के अंदर होता है, फायर एंड एल्ड पैरल, ठीक है। मशीनरी ब्रेकडाउन में कहते हैं वो तो फायर में ही कवर होता है, इसलिए उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा भी है डुप्लीकेशन बचाने की वजह से भी, हम क्वेश्चन भी एमसीक्यू भी आ सकता है ना हाँ जी इस चीज़ का कि हाँ एक्सक्लूडिंग क्यों की जाती है, तो रीज़न दे सकते हैं डुप्लीकेशन सेव करने के लिए भी, हाँ डुप्लीकेशन ना हो इसके लिए रोकने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कहते कुछ केसेस होते हैं, कुछ रिस्क होते हैं जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो उस केस में भी इसको उसको मना किया कर दिया जाता है, ठीक है, वो एक्सक्लूड कर दी जाती है। और कुछ लॉसेस हैं जो इंटेंशनली होते हैं, खुद ब खुद करता है बंदा, ठीक है, अपना उसका इरादा होता है नुकसान पहुंचाने का, जैसे सुसाइड कर लिया, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ली थी और बाद में सुसाइड कर लिया, वो सुसाइड करना तो खुद ब खुद करना है, उसको बोलते हैं इंटेंशनली अपने आप करना, या विलफुल मिसकंडक्ट करना, ठीक है, मरीन कार्गो पॉलिसीज़ में वैसा, तो वो एक्सक्लूडेड है। अभी कहते कुछ ना इनएविटेबल लॉसेस होते हैं, इनएविटेबल लॉसेस जो रोके नहीं जा सकते, वो लॉसेस जो रोके नहीं जा सकते उसको बोलेंगे इनएविटेबल लॉसेस। वो लॉसेस क्या है, जैसे वियर टीयर हो गया, ठीक है, पॉलिसी में इनहेरेंट वॉइस हो गया, मरीन कार्गो पॉलिसी में इनहेरेंट वॉइस हमें पढ़ा हुआ है पहले भी, इनहेरेंट वॉइसेस होता है जैसे फ्रूट्स है, ठीक है, तो वो फ्रूट पड़े हुए थे, अभी 10 दिन या 15 दिन या 60 दिन लग रहे हैं उसको मरीन कार्गो इंश्योरेंस में उसको एक जगह पे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाने में। तो मरीन हेरेंट वॉइसेस में ऐसा होता है कि मानो सेब है वो खुद ब खुद ख़राब हो गया, तो वो खुद ब खुद ख़राब होया ना, मीन्स के कुछ लॉसेस है जो हो रोके नहीं जा सकते, तो ऐसा उसको तो रोकना मुश्किल था, तो वो खुद ख़राब हो गया, तो वो चीज़ भी कवर नहीं है, ठीक है, तो वैसा। टू एक्सक्लूड लॉसेस विच आर कमर्शियल अनइंश्योरेबल, कुछ वार या न्यूक्लियर पैरल्स हैं, वो कमर्शियल रिस्क्स हैं जो अनइंश्योरेबल है, इंश्योर नहीं करती इंश्योरेंस कंपनी, वो भी एक्सक्लूड किए जाते हैं। एक स्टैंडर्ड पॉलिसी कहते हैं एक्सक्लूड सर्टन लॉसेस फ्रॉम द प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड पॉलिसी में ऑल्सो एक्सक्लूड सर्टन क्लास ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द कवरेज। तो जैसे हमने कह रहे थे कि हाँ जी एक्सक्लूड किया जाता है, बहुत कुछ एक्सक्लूड किया जाता है, तो इवन कि प्रॉपर्टी भी एक्सक्लूड की जाती है कवरेज में से। कैसे प्रॉपर्टी, कहते हैं जैसे फायर पॉलिसी है उसमें ना सर्टेन क्लासेस की प्रॉपर्टी है, कुछ ना ऐसी तरह की क्लासेस की प्रॉपर्टी है जो एक्सक्लूड की जाती है, जैसे फायर पॉलिसी में डॉक्यूमेंट्स कवर नहीं होते, कॉइन्स कवर नहीं होते, पेपर मनी भी नहीं कवर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं कवर, ठीक है। कहते हैं ये तब तक अनलेस, ये तब तक कवर नहीं होती जब तक कहते हैं इसको एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द पॉलिसी, जब तक कहते हैं प्रॉपर इसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता पॉलिसी में, ठीक है, बाद में ये कवर हो सकती है, ठीक है। तो अगर कहते हैं हम इसको कवर करवाना चाहते हैं तो कवर करवा सकते हैं इन प्रॉपर्टी को भी, बट एक्स्ट्रा स्पेशल टर्म एंड कंडीशंस लग जाएगी, और कई कंडीशंस में ऐसा होगा कि हाँ जी प्रीमियम भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इंश्योर्ड को, है ना वैसा। और नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे 11th है, ये 11th पॉइंट है, कहते एक ना एक्सेस रखी होती है, ये हमें पता है, ये सिंपल प्रिंसिपल है ना, एक तो कहते हैं ना एक एक्सेस रखी जाती है, जिसका मतलब एक्सेस का मतलब होता है डिडक्टिबल। ऐसा क्यों रखा जाता है कि अगर मानो इसे कम एक स्टैंडर्ड रिटेन लिमिट सेट कर दी जाती है कि हाँ जी आपका मानो गाड़ी के केस में 100 कह रहा हूँ 1000 गाड़ी के केस में 1000 रुपीज़ आपका एक्सेस है, डिडक्टिबल है, अगर इससे ज़्यादा लॉस आएगा तो कवर होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं कवर होगा। और बंदा खुद ब खुद वो ऐसे करता है कि हाँ जी वो अपनी गाड़ी को मेंटेन रखता है कि कम से कम 1000 का लॉस ना आए और ना ही ज़्यादा का आए, ठीक है। तो वो कहता है अपने वो सेफ गार्ड करने का एक तरीका है कंपनी का कि हाँ एटलीस्ट इतना रिटेन, वो इतना लॉस आए तो वो खुद से रिटेन करे, ठीक है, और अपनी गाड़ी के रिस्क की इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो अगर मानो अपनी गाड़ी का ध्यान रखेगा तो लॉस कम होगा एंड ऑफ द डे। कहते एक और है इसमें, कहते एक ना एक्सेस तो नॉर्मल है सब में, ठीक है, बट एक वॉलंटरी डिडक्टिबल होता है, ठीक है, जो डिस्काउंट दिया जाता है प्रीमियम में, ठीक है, तो ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है। क्लेम के टाइम जब क्लेम की बारी आती है तो तब ये पता लगता है कि हाँ जी वॉलंटरी एक्सेस है इसमें, ठीक है।
पॉलिसी करने के टाइम मैं अगर बता देता हूँ फिर भी पॉलिसी करने के टाइम, ठीक है, इंश्योरेंस जब बंदा लेता है प्रपोजर वो, ठीक है, तो वो कहता है जी प्रीमियम में डिस्काउंट दे दो, तो वो वॉलंटरी एक्सेस दे देती है कि हाँ जी ये प्रीमियम में डिस्काउंट है। बट आपका जब क्लेम आता है तो वही जो डिस्काउंटेड अमाउंट थी वो क्लेम के टाइम आपको पे करनी होती है एक्सेस के साथ, ठीक है। तो एक एग्जांपल समझें इसकी वॉलंटरी एक्सेस की। मानो आपके पास आपका कंपलसरी एक्सेस है जो डिडक्टिबल था वो था 1000 रुपीज़, बट पॉलिसी के टाइम में आपको डिस्काउंट मिला मान लो 2000 का, और बाद में वही 2000 जब क्लेम की बारी आएगी तो एक तो 1000 आपने देना है 1000 जो कंपलसरी है, जो और वॉलंटरी एक्सेस है 2000, तो यानी कि आपको 3000 पे करना होगा। तो वैसा देन आगे एक्सेस इज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फ्रेंचाइजी। एक ना कुछ फ्रेंचाइजी होता है, फ्रेंचाइजी क्या था, कहते पहले यूज़ होता था वो भी कार्गो मरीन इंश्योरेंस में, ठीक है। तो अभी कैसे है, कहते हैं एक्सेस लिमिट है 50,000 और फ्रेंचाइजी लिमिट है 500, सॉरी एक्सेस लिमिट है 500 एंड फ्रेंचाइजी लिमिट इज़ ऑल्सो 500। तो कहते हैं अगर क्लेम आया 490 रुपये का 419 का, तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा दोनों केसेस में, क्योंकि रिटेन लिमिट है 500। तो अभी कहते हैं अभी लॉस आया 550 का, तो जो एक्सेस लिमिट है, ठीक है, मानो वो उसको 500 रुपया कट जाएगा और उसको 50 रुपीज़ मिलेगी। फ्रेंचाइजीज़ में क्या होगा, जो उसको जो लॉस की अमाउंट है तो उसको 500 रुपया जो फ्रेंचाइजी लिमिट सेट की हुई है तो उतनी ही मिलेगी, ठीक है, जितनी लिमिट सेट की है तो उतना ही लॉस मिलेगा उसको, बस, ठीक है। ये फ्रेंचाइजी वाला तो हमें कंसेप्ट है नहीं, ठीक है, तो इन्होंने भी लिखा हुआ है। तो एक तो इन्होंने लिख दिया कि अगर वो कम है तो कुछ नहीं मिलेगा, सेकंड में लिख दिया कि हाँ अगर वो है तो जो एक्सेस काट के जो भी रहेगी अमाउंट मिल जाएगी। और जो फ्रेंचाइजी का इन करंट प्रैक्टिस कहते हैं ये ना रेयरली यूज्ड है, रेयरली, ठीक है, ये यूज़ नहीं होता, बहुत कम होता है यहाँ, अगर होता भी है तो फ्रेंचाइजी क्लोज हैड इट्स ओरिजिन इन द अर्ली डेज ऑफ मरीन कार्गो इंश्योरेंस। तो मे बी ना एक टर्म ये भी आ सकता है, क्योंकि हमें देखो नॉर्मल चीज़ें तो पता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आई ना नहीं, तो इसको याद करना है। तो फ्रेंचाइजी आ गया, फ्रेंचाइजी कहाँ पे यूज़ होता है, मरीन कार्गो इंश्योरेंस, तो इसका लिंक कर दो इनकी इसके साथ, ठीक है। तो मरीन कार्गो इंश्योरेंस में फ्रेंचाइजी यूज़ होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा कंडीशंस। कंडीशंस क्या है, कहते हैं कंडीशंस ऐसा है कि ना पॉलिसी यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट टू अ कंडीशन विच रेगुलेट द ऑपरेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्व वेरियस पर्पस। कहते हैं जो एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो कुछ कंडीशंस पे होता है। कंडीशंस क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं ऑपरेशंस को, किसके ऑपरेशंस को, कॉन्ट्रैक्ट के ऑपरेशंस को, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के ऑपरेशंस को प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए जो सब्जेक्ट मैटर है इंश्योरेंस, उसको कंडीशंस करती है और अपना जो पर्पस है उसको क्लियर करती है। एक यहाँ पे ना ये जो है कोई साइंटिस्ट ही होगा शायद, ठीक है, तो उन्होंने कुछ दीज कंडीशंस हैव रिसीव्ड लीगल सैंक्शन इन W&J लेन वी स्पार्ट, कुछ ऐसा है, और ये 1969 है, ये डेट याद कर लेना और ये कोशिश करना नाम भी याद करने की। तो लीगली सैंक्शन हुए थे कंडीशंस। इन्होंने एक वो बताया है कंडीशन का फिर ये एक वही है, डेफिनेशन ही है, बट वही है कि कंडीशन का मतलब एक कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया, टर्म्स होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स होगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, अगर वो चीज़ आप करोगे तो क्लेम मिलेगा, तो नहीं होगा तो मतलब तो नहीं मिलेगा। इसको दूसरे वर्ड में समझें कि अगर आपने मानो कोई कंडीशंस लिखी हुई है, मतलब वो बंदा कह रहा है कि ये कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस आती हैं तो आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी, तभी वो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी चलती रहेगी और आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड रहेगा। अगर आपको इसको ब्रीच करते हो, आपने इसको तोड़ दिया जो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है, तो क्या होगा, तो आपकी पॉलिसी भी ख़त्म हो जाएगी उसी टाइम, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप ब्रीच नहीं करना, कंडीशन को फॉलो करना है, ठीक है। देन ये कंडीशन ना दो तरह की है यहाँ पे अभी, कहते हैं एक तो इम्पायर्ड कंडीशन है, दूसरी है एक्सप्रेस कंडीशन। इम्पायर्ड कंडीशन पढ़ते हैं पहले। इम्पायर्ड कंडीशन क्या होती है, कहते ये जो है दीज आर द हेल्ड बाय द कोर्ट्स, ये कोर्ट के द्वारा बनाई गई होती हैं कंडीशंस, ठीक है। स्पेसिफिकली मेंशन इन द पॉलिसी। कई बार ऐसा होता है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन भी की होती है, कई बार नहीं भी की होती, बट ये किसके द्वारा, एम्पायर्ड कंडीशन किसके द्वारा बनाई गई हैं, कोर्ट के द्वारा, ठीक है, ये कोर्ट के द्वारा बनाई गई हैं। ओके, तो फर्स्ट एम्पायर्ड कंडीशन में पहली कंडीशन ये है कि जो पार्टी ऑफ इंश्योर्ड है,
ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो पहला जो उसका सब्जेक्ट मैटर है इंश्योरेंस में, तो सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड में कह रहा है जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, बाय द पॉलिसी मस्ट एग्जिस्ट द टाइम ऑफ द इंश्योरेंस अफेक्ट। अभी इंश्योरेंस चल रही है, चाहे क्लेम का टाइम है चाहे हमने पॉलिसी बनानी है, ठीक है, तो जो भी टाइम है तो उसमें जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो चलता रहना चाहिए, ठीक है। देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो पूरा सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है फिर भी एक बार बता देता हूँ, जिसकी हम इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी की इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो गाड़ी सब्जेक्ट मैटर। तो कहते हैं पूरी डिस्क्रिप्शन रही सब्जेक्ट मैटर की, जब भी ज़रूरत पड़े तो वो बंदा अपने डाउट क्लियर कर ले, ठीक है। तो देन रहा ये जो इंश्योरेंस मस्ट ऑब्जर्व अ गुड फेथ। तो जो दोनों पार्टी हैं, चाहे इंश्योरर है चाहे इंश्योर्ड है, तो दोनों पार्टी अपना जो गुड फेथ है वो बना के रखेगी, कोई एक दूसरे से धोखा नहीं करेगा, मानो वो वैसा बात है, ठीक है, कोई फ्रॉड नहीं होगी। क्यों अगर मानो दोनों में गुड फेथ होगा तो तभी कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा, अगर कुछ भी ब्रेक होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रेक हो जाएगा साथ के साथ, ठीक है।